गरीबी के नाम पर, जातिवाद के नाम पर सताए हुए लोग हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। तो ये तो आप लेके घूमते होंगे तो लोग डर जाते होंगे ना कि ये हॉकी लेके कैसे आ गया है। कि सांसद दिया कुमारी जी कहाँ से ताल्लुक रखती ये बातें अब सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह गई है। है? देखिए, सोशल जिंदगी धरातल पर बदली नहीं है। सीधी लड़ाई भाजपा से, कांग्रेस कहीं दूर दूर तक इस टक्कर में शामिल नहीं है। राम मीणा है कौन है, कहाँ से आए हैं? जब आप आए तो आपके लोगों ने कई बार विरोध किया कि ये बाहर से आ गए हैं। उनकी सत्ता बची रहे, इसलिए हमारे में से कुछ लोगों को बरगला कर तैयार किया जाता है मर्जी से आए हैं या किसी के द्वारा बुलाए गए हैं। कि सेवा के नाम पे किसी को चाय भी शायद नहीं पिलाई होगी। राम मीणा जी आएंगे, थोड़े वोट ले जाएंगे और परिणामों को प्रभावित करते करते निकल जाएंगे। जब अति हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं विध्वंस के लिए एक छोटी सी चिंगारी, बारूद में एक छोटी सी चिंगारी काफी होती है। कुंभलगढ़ के चुनाव में 2-3 लोग ऐसे लड़ रहे हैं जो सेवा करने आए थे मगर आज चुनाव लड़ रहे हैं। एक घर के लिए पक्की सड़क है और वहीं 50 घर की बस्ती के लिए आप पैदल जाने का रास्ता भी अगर मुहिम नहीं है। एक वर्ग मात्र से कोई चुनाव जीता जाता नहीं। कुंभलगढ़ में हूँ मैं अभी और चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे माहौल में आ रहा है। बीजेपी वाले फूल का प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस वाले हाथ का प्रचार कर रहे हैं और डॉक्टर राम मीणा हॉकी लेके घूम रहे हैं इन दिनों। पार्टी होती है भारतीय आदिवासी पार्टी और चुनाव चिन्ह है हॉकी। तो ये तो आप लेके घूमते होंगे तो लोग डर जाते होंगे ना कि ये हॉकी लेके कैसे आ गया है। देखिए, ये हमने नहीं, ये चुनाव आयोग ने दिया है। तो अब चुनाव आयोग ने दिया है तो फिर तो अधिकृत रूप से हम इसको लेकर घूमने के लिए। चुनाव आयोग ने कहा कि सबको हॉकी पे वोट देने के लिए कहना है। चुनाव आयोग ने ये थोड़ी कहा हॉकी लेके घूमना आपने कहा। नहीं तो हॉकी बताएंगे, चुनाव चिन्ह कैसे बताएंगे? अब कांग्रेस वाला और हॉकी बताओगे, लोग देखेंगे कि ये वोट के लिए कह रहा है डरा रहा है हमको। नहीं। देखिए, वैसे यहाँ बाहुबली राजनीति, डराने की राजनीति यहाँ पहले से भाजपा और कांग्रेस सालों से करते आ रहे हैं। एमएन सिंह जी, आप इस पूरे क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं कि यहाँ किस तरह की राजनीति चलती है। यहाँ बाहुबल और धनबल की राजनीति पहले से चल रही है। और मैं जिस तबके से अगर बात करूँ कि मैं जिस तबके की बात करता हूँ, ये शोषित, पीड़ित और वंचित लोग जो गरीबी के नाम पर, जातिवाद के नाम पर सताए हुए लोग हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। तो जो लोग यहाँ हैं वो लोग एक ताकत के रूप में बन रहे हैं, न कि उनको डरा कर वो ताकत बन रहे हैं इन जो शोषणकारी शक्ति है उनके विरुद्ध। तो कहीं ना कहीं उनके मन में अगर डर पैदा होता है तो इसमें कोई खौफ बुरी बात नहीं है। अब आप आए तो हैं मैदान में, पर मेरे को काफ़ी लोगों ने कहा कि उनसे बात हो तो एक सवाल पूछना कि राम मीणा है कौन है, कहाँ से आए हैं? जब आप आए तो आपके लोगों ने कई बार विरोध किया कि बाहर से आ गए हैं। तो ये पूरा मैं चाहता हूँ राम मीणा को तो जाने लोग, बा पार्टी और बाकी मुद्दों को तो बाद में जाने हम। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर रखी कि राम मीणा कौन है। राम मीणा एक गरीब किसान में पैदा हुआ, दौसा ज़िले में मैं पैदा हुआ और जब कानूनी रूप से मैं वयस्क नहीं हुआ, 17 साल की उम्र में मैं मेवाड़ आया और आज 37 साल की मेरी उम्र है। 20 साल मुझे मेवाड़ की सेवा करते हो गए, जिसमें करीब 10 वर्ष मैं कुंभलगढ़ क्षेत्र में ये शोषित और वंचित जो लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनके हक की आवाज़ उठा रहा हूँ। रही बात कि मेरे चुनावी मैदान में आने से कुछ लोगों ने विरोध किया, जिसमें आपका कहना है कि हमारे लोगों ने भी विरोध किया। तो देखिए क्या होता है कि जब राजनीति में आप कदम रखते हैं और जब कुर्सी जाने का डर होता है तो कुछ ना कुछ हथकंडे अपनाए जाते हैं कि मुझे बाहरी कहकर रोकने का प्रयास इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ जो जमे हुए हैं, जो लंबे समय से राजनीति के जमे हुए हैं और वंशवाद की जो राजनीति चल रही है, उसको तोड़ने का जब उनको डर पैदा हुआ कि ये टूटने वाली है तो उन्होंने ये हथकंडे अपनाए। मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि सांसद दिया कुमारी जी कहाँ से ताल्लुक़ रखती है? पर बीजेपी वालों ने विरोध नहीं किया आपका, तो आपके लोगों ने विरोध किया ना? बीजेपी ने किया ना कांग्रेस ने किया। होता क्या है कि ये भोले भाले लोगों को बरगलाने के लिए तैयार किया जाता है ताकि उनकी सत्ता बची रहे, इसलिए हमारे में से कुछ लोगों को बरगला कर तैयार किया जाता है उनके जरिए। अगर हमारे लोगों ने विरोध किया तो आप ये पूरा जन सैलाब देख सकते हैं और आप नामांकन रैली देख सकते हैं जो बिना किसी तैयारी के थी, बिना कोई गाड़ी के। तो वो एक दो लोग जिनको तैयार करके प्रोपोगंडा करने के लिए, जिनको आप किसी भी तरह से कह सकते हैं मैनिपुलेट करके आगे किया जाए, तो वो विरोध की बात नहीं होती। जबकि देखिए आप पूरा जन सैलाब का अगर समर्थन है तो ये वो लोग हैं जो वास्तव में अपना हक से आप यहाँ क्या, मैं थोड़ा सा ये समझना चाह रहा हूँ कि क्या, कैसे जुड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं? मैं अगर बात करें तो पिछले 1 दशक में इस पूरे क्षेत्र में जो शोषण, विशेष तौर पे यहाँ 2 तरह के प्रमुख शोषण हैं। एक जातिवाद के नाम पर, दूसरा है आर्थिक रूप से जो गरीबों के साथ शोषण होता है, उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होता। तो ये जो शोषित पीड़ित लोग हैं, इनके साथ जब भी कोई समस्या होती है तो इनके हक और अधिकार के लिए, चाहे ज़मीनी लड़ाई हो, चाहे सड़क का संघर्ष हो, चाहे कानूनी लड़ाई हो, उसमें हम इन लोगों के साथ खड़े रहकर संघर्ष करते हैं। साथ खड़े हैं, पर मैं थोड़ा सा स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूँ कि मर्जी से आए हैं या किसी के द्वारा बुलाए गए हैं? ये
मैं बिल्कुल कहूँ कि अगर राजनीतिक रूप से, अगर सामाजिक रूप से कहें तो क्योंकि मैं इस वर्ग से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ, मज़दूर का बेटा हूँ, तो मुझे पता है कि दर्द क्या होता है। तो वो सामाजिक जो लड़ाई है वो मैं स्वेच्छा से समाज के लिए लड़ता हूँ। मैं चुनाव और राजनीतिक लड़ाई की जब आप बात करते हैं तो राजनीतिक रूप से बाकायदा मेरा कोई इच्छा नहीं थी चुनाव लड़ने की। आप यहाँ मौजूद जो लोग हैं ये इस बात का जवाब दे सकते हैं कि मुझे ज़बरदस्ती इन लोगों के द्वारा, मेरा कोई मन नहीं था चुनाव में इस बार, लेकिन इन लोगों के द्वारा मुझे ज़बरदस्ती तैयार किया गया कि आपको हमारी आवाज़ बनकर चुनाव लड़ना होगा। ऐसा तो नहीं है कहीं वोट काटने के लिए बुलाए हो आपको कि भाई आप ये आएंगे, राम मीणा जी आएंगे, थोड़े वोट ले जाएंगे और परिणामों को प्रभावित करते करते निकल जाएंगे? देखिए, एक चीज़ होता क्या है, जब सत्ता जाती है तो इस तरह के आरोप लगना बहुत कॉमन बात होती है कि आएंगे, वोट काटेंगे, परिणाम प्रभावित होंगे। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हम वोट काटने के लिए नहीं, बल्कि सबको हराकर विधानसभा जाने के लिए मैदान में हैं। और जहाँ तक बात है वोट काटने की, तो आप जिस तरह से उस सवाल को छुपा कर पूछ रहे हैं, मैं खुलकर बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरह के आरोप सामने आ रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर राम मीणा को बीजेपी ने कांग्रेस के वोट काटने के लिए खड़ा किया है। और अभी मैंने नहीं कह रहा हूँ, नहीं, लोग कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो, मैं आप इसलिए क्योंकि आप शायद उसको कहने में हिचकिचा रहे हैं। मैं मेरे पास पुष्ट नहीं है, इसलिए मैं पुष्ट बातों का आधार नहीं होता है। मैंने एक ऑडियो सुना जिसमें शायद कांग्रेस प्रत्याशी की वो आवाज़ है, जिसमें उनका कहना है कि पिछली बार पडियार साहब को लेके आए थे और इस बार डॉक्टर राम मीणा को लेके आए हैं ताकि कांग्रेस के वोट काटे जाए। मैं एक सवाल करता हूँ यहाँ पर कि चलिए 2018 में पडियार आए, 23 में डॉक्टर राम मीणा आए, लेकिन उससे पहले 15 साल वर्तमान जो विधायक हैं 25 साल से यहाँ पर स्थायी रूप से जमे हुए हैं, तो उससे पहले आप किस वजह से हारे? और अगर कांग्रेस की बात की जाए तो 2013 में कांग्रेस 100 से 20 सीटों पर क्यों सिमटी? उस समय ना तो डॉक्टर राम थे और ना नरसिंह पडियार थे। कांग्रेस अगर सिमटती है और हारती है तो वो उनके लक्षणों की वजह से हारती है। तो ये तो आरोप इस तरह लगाए जाते हैं कि लोगों को बरगलाया जा सके। जब आपके पास कोई विजन नहीं है, आप विकास की बात करते हो, पर किस विकास की? उसका कोई विजन बेस तो होगा आपके पास। तो बिना विजन के जब आप राजनीति करते हैं, वंशवाद की राजनीति को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस तरह के आरोप लगाना ऐसा भी क्या हो गया, अपने को दौसा से आना पड़ा? यहाँ आपको इतनी भीड़ में से एक भी आदमी नहीं मिला जो यही चुनाव लड़ लेता आपकी पार्टी से? देखिए, वो भी बोल रहे थे, 2-3 लोग अच्छा बोल रहे थे। दौसा से पिछले, मैंने बताया ना कि दौसा से चुनाव लड़ने के लिए नहीं, मैं पिछले 20 साल से मेवाड़ में हूँ और मेवाड़ की सेवा कर रहा हूँ। और पिछले 10 वर्ष होता राम मीणा जी, यही होता है। कोई अलग अलग लोग इस कुंभलगढ़ के चुनाव में 2-3 लोग ऐसे लड़ रहे हैं जो सेवा करने आए थे मगर आज चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सेवा का माध्यम, अगर मैं किसी के हक और अधिकार की बात करता हूँ, मैंने कभी नहीं कहा कि मैं भामाशाह हूँ और मैं नोट बांट रहा हूँ और मैं कन्यादान कर रहा हूँ और पायजेब बांट रहा हूँ कि साड़ियाँ बांट रहा हूँ। मैंने उस तरह की सेवा आज तक कभी नहीं की। यहाँ तक कि मैंने सेवा के नाम पे किसी को चाय भी शायद नहीं पिलाई होगी। लेकिन जिस तरह जो शोषित और वंचितों की आवाज़ उठाने की बात है, तो जब हम आवाज़ उठाते हैं तो हम कहीं ना कहीं राजनीतिक ताकतों से टकराते हैं, और जब राजनीतिक ताकतों से टकराते हैं तो इन लोगों का जो न्याय है वो हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि राजनीतिक रूप से उस आवाज़ को मजबूती नहीं मिलती है। तो हमारा तो आधार है कि इन लोगों की आवाज़ मजबूती से उठाई जा सके, इस वजह से हम राजनीति में हैं। आप राजनीति में तो आए हैं, चुनाव भी लड़ रहे हैं, मगर देखो मैंने अभी आपके कुछ लोगों से चर्चा की, उनको भी पूछा, आपको बड़ी अच्छा से पता होगा, सामने बड़े राष्ट्रीय दल हैं, उनके पास अपना काडर होता है, अपनी टीमें होती है, कार्यकर्ताओं की फौज होती है, पार्टी का बड़ा सपोर्ट होता है। कैसे सामना कैसे करेंगे उनका? देखिए, क्या होता है कि जब अति होती है ना, अति होती है तो उस अति को, जब कहते हैं ना कि जब अति हो जाती है तो उसको कहीं ना कहीं विध्वंस के लिए एक छोटी सी चिंगारी, बारूद में एक छोटी सी चिंगारी काफ़ी होती है। यहाँ पूरे अगर बात करें तो ये जो यहाँ की राजनीति, चाहे वंशवाद राजनीति हो, चाहे धनबल की राजनीति हो, यहाँ अति हो चुकी है। शोषित पीड़ित, आपने अभी जैसे बाकी लोगों से बात की तो आपके सामने बात आई कि विकास की बात तो करता है लेकिन विकास है नहीं, और समस्याओं की तो लंबी फहरिस्त है। तो जब इन सब चीज़ों की इतनी अति हो चुकी है तो यहाँ के लोग परेशान हैं, और यहाँ के लोग जब परेशान हैं, और लोकतंत्र में जनता सबसे भारी होती है, आपका कैडर, आपका धनबल, आपके बड़े बड़े सारे संसाधन एक तरफ रखे रह जाते हैं। जब जनता अगर चाहती है तो बड़े बड़े सिंहासन मिल जाते हैं। अभी अपनी बात चल रही है, उसमें कम से कम 8 से 10 बार मैंने आपके मुंह से एक शब्द सुना, शोषित और वंचित की सेवा के लिए आया हूँ। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी जब बड़े मंच से बोलते हैं कि शोषितों और वंचितों की सेवा करने आए हैं, कांग्रेस के बड़े नेता भी बड़े मंच से बोलते हैं शोषितों और वंचितों की सेवा और सुरक्षा के लिए आए हैं। आप भी वही दोहरा रहे हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है ये बातें अब सिर्फ चुनावी जुमले बनकर रह गई है। देखिए, जिंदगी धरातल पर बदली नहीं है, इतनी धरातल पर बदली नहीं है, इसीलिए शायद हम राजनीति में हैं। शोषित और वंचित की जब बात करते हैं तो आप ये जो तबका आप जो देख सकते हैं,
इनमें से अधिकांशतः लोग देखें तो आप गरीब परिवार से ताल्लुक़ रखने वाले, ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक़ रखने वाले। जब मैं लोगों के बीच जाता हूं तो उनकी समस्याएं वास्तव में जब देखा जाता है कि एक तरफ एक घर के लिए पक्की सड़क है और वहीं 50 घर की बस्ती के लिए आप पैदल जाने का रास्ता भी अगर मुहिम नहीं है, तो तब आपको फ़र्क पता लगता है कि क्या वास्तविकता है। तो इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए वास्तव में कोई नहीं है, और जब इन लोगों की आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को ज़रूरत महसूस हुई, और इन लोगों ने जब राजनीतिक रूप से इन्हें थोड़ा सा संबल मिला तो इन लोगों ने तय किया कि हमें एक मजबूत आवाज़ के रूप में राजनीति में कदम रखना चाहिए। इन लोगों की भी बात कर रहे हो आप, क्योंकि पार्टी के भी आपके नाम में भारतीय आदिवासी पार्टी हो गई, तो एक वर्ग को आपने अपने आप से जोड़ लिया कि ये हमारा वर्ग है, इस वर्ग के संघर्षों की लड़ाई है, मगर किसी एक वर्ग मात्र से कोई चुनाव जीता जाता नहीं है। देखिए, कुंभलगढ़ की अगर बात करें, मैं कुंभलगढ़ की बात कर, आपने वर्ग पार्टी की बात की, तो आदिवासी पार्टी का जो थीम है, बेसिकली मूल शब्द को जब हम लेते हैं तो आदिवासी का मतलब है कि मूल जो लंबे समय से जो इस जगह रह रहा है वो मूल उस हिसाब से ताल्लुक़ होता है। बट जब हम बात करते हैं तो इसमें उन सब जो बार बार वही शब्द आप कहेंगे कि शोषित, वंचित और पिछड़ों की बात करते हैं। अगर आप मेरा संकल्प पत्र दायरा जब मेरा आप संकल्प पत्र की बात करते हैं तो उस संकल्प पत्र को मैं आपको आपके सामने थोड़े से कुछ बिंदु कि किस आधार पर हम, ठीक है, पार्टी के नाम मात्र से नहीं, आप अगर हम बात करें तो हमने पूरे कुंभलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को, टीएसपी हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है जो वास्तव में ये क्षेत्र डिजर्व करता है। और जब टीएसपी अगर होता है तो केवल आदिवासी को फायदा नहीं होता है उससे। नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, मैं समझ गया, आपका घोषणा पत्र भी मैंने पढ़ा हुआ है, चीज़ें भी मैं समझ सकता हूँ कि काफ़ी बड़े वर्गों के लिए भी आपने उसमें शामिल की है। मैं सिर्फ उस नाम पर जा रहा हूँ, आप जो कह रहे हैं ना, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि अपनी लड़ाई को आपने छोटा कर दिया? नहीं, ये देखिए, पार्टी का नाम होना, क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, और जनतंत्र में कहीं ना कहीं जो जिसका बहुमत होता है उसकी प्रमुखता से बात सुनी जाती है। बहुमत में भी अब अलग अलग टुकड़े हो गए हैं, आपके ही भीतर के भी अलग अलग जो पार्टियां एक बार कही जाती थी कि ये पार्टी आप लोगों के संघर्षों के लिए लड़ती है, अब उन पार्टियों में 2-2 फाड़ 3-3 फाड़ हो गए हैं। फिर बसपा भी कहीं ना कहीं एंटर होती है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसे प्रत्याशी भी घूम रहे हैं जो कह रहे हैं कि हम इस समाज से सेवाओं से जुड़े हुए हैं। तो ये आपके खुद के वोट बैंक में कितना बिखराव हो रहा है इसके माध्यम से? देखिए, अगर हमारे वोट बैंक की बात करें तो जो शोषित पीड़ित में जो दायरा जिसकी बात आप करते हैं, ये एक एक्चुअली पर्टिकुलर कम्युनिटी नहीं है, ये एक दायरा है जो लोग इस पूरे क्षेत्र में आते हैं कि जो पीड़ित हैं, और उन सबका जब बात करते हैं। और बिखराव की बात आपने की, तो बिखराव की बात पिछले कुछ वर्षों के आप परिणाम देख सकते हैं कि बसपा का जनाधार इस पूरे क्षेत्र में नहीं है। उसका कारण है कि ज़मीनी स्तर पर बसपा के लोग कार्य नहीं करते, वो चुनाव तक ही सीमित रह जाते हैं। और जो दूसरे लोगों की बात करते हैं, अब अगर आप फॉर्म भरना सबका हक है, लेकिन जनतंत्र में आप देख सकते हैं कि जन समर्थन किसके साथ है। अगर आप उन कैंडिडेट्स की बात करते हैं तो आप उनसे भी इवैल्यूएट करें कि उनके पास जन समर्थन क्या है और कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ये फॉर्म भरना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जन समर्थन जिसके पास है वो जनतंत्र का आप ये कहें कि मैं प्रतिनिधि हूँ। आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, और बड़े महत्वपूर्ण सवाल है, और यूँ समझिए कि मेरे सीधे सीधे अनुभव से निकल कर आया है कि कई बार अलग अलग क्षेत्र में लोग आते हैं, सेवाओं के दावे करते हैं, चुनाव लड़ते हैं उन दावों के बाद, मगर परिणाम अगर नेगेटिव आ जाए कि चुनाव हार गए तो दिखाई नहीं देते हैं। राम मीणा इस मामले में क्या सोचते हैं? देखिए, राम मीणा राजनीतिक रूप से नहीं आए हैं। राम मीणा राजनीति की पैदाइश नहीं है, क्योंकि जब नेतृत्व की बात आती है तो मैं 2 तरह के नेतृत्व में बिलीव करता हूं, और डॉक्टर राम मीणा राजनीति से पैदा नहीं हुए हैं, बल्कि सामाजिक संघर्षों के बाद राजनीति में अपने लोगों के लिए खड़े हुए हैं। और एक लंबे संघर्ष के बाद, 1-2 साल का संघर्ष नहीं, करीब पूरे 1 से 1.5 दशक का संघर्ष करने के बाद जब लगा कि अब लोगों की आवाज़ बनना चाहिए, तो हमारा मूल जो है वो है हमारा संघर्ष। हम संघर्ष के आदी हैं, तो वो ज़मीन हमारी है, और जब हमें ज़मीन पे लड़ना आता है तो हम उससे तो पीछे हटने वाले हैं ही नहीं। कि राजनीतिक रूप से अगर 1% मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि अगर हम नहीं जीतते हैं तो हम मूल जहाँ थे वहाँ तो हैं। सड़क पे लड़ना तो हमारी मूल हथियार है। लड़ाई किससे है, भाजपा से या कांग्रेस से? यहाँ पर चुनाव में अगर बात करें तो हमारी सीधी लड़ाई भाजपा से। कांग्रेस कहीं दूर दूर तक इस टक्कर में शामिल नहीं है, और भाजपा भी, क्योंकि मैं कह सकता हूँ कि भाजपा भी अब 2m दर्जे पर मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि भाजपा के बागी उन्हें अपने आप निपटा रहे हैं। तो भाजपा को तो वैसे ही मतलब बहुत आसानी से हम शिकस्त दे देंगे, और कांग्रेस पहले से यहाँ खत्म है, उसको तो आप बात ही नहीं करें। मैं कांग्रेस के बारे में ज़्यादा चर्चा ही नहीं करना चाहूँगा। बड़े बड़े राजनीतिक तरीके, हालांकि बड़े मतलब मजे हुए राजनेता की तरह आपने सारे जवाब दिए हैं। मैं आपके साथ, मुझे पता है कि इंटरव्यू के बाद आपका ये ज़रूर आएगा, क्योंकि मैं आपके इंटरव्यूज़ आपके उनको बहुत अच्छे तरह से जानता हूँ। और आपका जो शैली है, सबसे बड़ी बात है कि जो बात शायद
कोई कहना नहीं चाहता, उसको ढूंढ के निकालने का आप जो प्रयास करते हैं, लेकिन स्पष्ट तौर पे कि मैंने जो कुछ कहा है वो वास्तविक ज़मीनी हकीकत है। और इससे आप कुल मिला के मजे हुए नेता, इन्होंने लास्ट में मेरी तारीफ करके भी इन्होंने तय कर लिया कि अब ये वीडियो पूरा पूरा आएगा, इसमें एडिटिंग नहीं होगी। तो राजनेता पक्के हैं, मगर देखो राजनीति का रण है, और उस रण में मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोगों के फ़ोन आए थे, काफ़ी लोगों ने कहा था कि आपको इनसे बात करनी चाहिए, तो आज इधर से आ रहे थे तो मैंने कहा था कि आज आपसे बात करके जाएंगे। और मेरा काम भी यही है कि चुनावी क्षेत्र में जो लोग डटे हुए हैं उनमें से जितना से हो सके उतनी बातें बटोर कर आप तक पहुँचाऊँ, उनके विचार आप तक लेकर आऊँ। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।